जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है। आप लोग उसे फिलअप कीजिए और उसकी तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। तो अब हम शुरुआत करते हैं। लगातार थोड़ी सी देरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि सारा सिलेबस ख़त्म कर दूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड का जो एंट्रेंस में जो साइंस है। हालांकि मैं आपको टोटल सभी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? साइंस का, जनरल साइंस की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम भौतिक विज्ञान आज पढ़ेंगे, आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद बायोलॉजी हम ख़त्म करेंगे। इसके जस्ट बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपने चूज़ किया होगा, अगर आप कॉमर्स वाले हैं, आर्ट वाले हैं, या फिर आप साइंस के हैं, तो वो पढ़ाया जाएगा। तीनों आपको पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और हमारा वीडियो बनाना सार्थक साबित हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस की। तो साइंस के मेन पहले कुछ माने समझ जाएं, क्या होता है साइंस, है ना। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है कि नहीं। तो बात करते हैं विज्ञान के अर्थ की। स्पेलिंग आप जानते हैं, SCIENCE, साइंस मीन होता है विज्ञान। अर्थ क्या होता है विज्ञान? वी का मतलब होता है विकसित हुआ नया ज्ञान, जो आज से पहले कभी न हुआ हो, उसे बोलेंगे हम क्या? विज्ञान बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं कि विज्ञान वह होता है, या विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान बोलते हैं। तो विकसित हुआ नया ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। विज्ञान तीन तरीके के हमें पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहाँ से तीन बहुविकल्पी प्रश्न आपके आ सकते हैं, जो कि बीएड में बहुविकल्पी ही आते हैं। आपको केवल मार्किंग करना होता है। क्या होता है बीएड, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल क्या करना है कि तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि जैसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे बोला जाता है क्या? भौतिक विज्ञान बोला जाता है। इसके जन्मदाता, देखिए यहाँ गलतियाँ होती हैं। जब ऑप्शन में आ जाता है न्यूटन, तो कई लोग न्यूटन को क्लिक करके चले आते हैं, जबकि वो आपका ऑप्शन गलत है। फिजिक्स के जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि कहीं कहीं आइंस्टाइन भी होता है, तो आप इन पे क्लिक करके आएंगे। न्यूटन नहीं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। हालांकि बहुत सारे नियम जो उनके थे वो आपके फिजिक्स में हैं। इसके वजह से कई लोगों का मानना है कि न्यूटन ही होंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। आगे बात करें अगर इसके आगे, तो रसायन विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूप, तो द्रव्य के कितने रूप होते हैं? द्रव्य के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्राकृतिक की बात करें तो 2 प्रकृति होती है, भौतिक प्राकृतिक और रासायनिक प्राकृतिक। भौतिक प्राकृतिक में आपका आता है ठोस, द्रव और गैस, जबकि रासायनिक प्राकृतिक में आपका आता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये हम जब आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान, तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। और ज़्यादा आपको डीपली, ज़्यादा गहराई में पढ़ना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, जहाँ पे आपको बहुत गहराई से, विस्तार से सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्या कहता है? अभी आपका जीव विज्ञान बचा, उसे भी देख लीजिए। जीव विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों व वनस्पतियों, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों
पौधों का भी अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ हम जीव जंतुओं का भी अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता अरस्तु हैं। लेकिन अब कभी कभी क्या पूछ देता है कि जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो याद रखेंगे कि जो जीव विज्ञान है वो विज्ञान की शाखा है और जो जंतु विज्ञान है वो जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी बोलते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता अरस्तु है। जबकि बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की बात करें, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जन्मदाता थ्रियोफ्रैक्टस, थ्रियोफ्रैक्टस। याद हो गया? शुरू करते हैं। आपका क्या है सामान्य विज्ञान में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। टोटल यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ, इतने से ही आपका क्वेश्चन बनाया जाता है आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप कॉमर्स वाले हैं, आर्ट वाले हैं, तो अगर आप साइंस वाले हैं तो आपका जो सेकेंड पेपर होगा उसमें आपको ज़्यादा 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, उसको मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद इसका आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाना है। मैं उसका PDF बना के उसका है ना, इसके लिए कहा लाइव नहीं आना मुझे क्या करना है आपका, मैं इसके रिकॉर्डर से उसे रिकॉर्ड करके उसका PDF आपका ऑप्शन सही गलत करवाऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सबसे ज़रूरी है। अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। बात करते हैं भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि क्या होती है? किसी भी गुण या किसी भी पदार्थ के गुण परिघटनाक्रम को हम किसी न किसी चीज़ के रूप में, किसी न किसी मानक के रूप में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ? तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नहीं, इजी, काम डाउन। देखिए होता क्या है, मेन नाम से समझिए। अदिश बिना दिशा के, सदिश स का मतलब 7, दिशा बिना दिशा ना, अदिश बिना दिशा के, सदिश दिशा के साथ। समझिए, अदिश वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत केवल पड़े? दिशा की ज़रूरत न पड़े, केवल परिमाण की ज़रूरत पड़े। किसकी? परिमाण, है ना। हमें दिशा की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप समझ जाएंगे। अदिश नाम से समझ जाओ बाबू, क्योंकि ना इसमें बहुत लोग गलत करके आते हैं, है ना। फिर बाद में जब आप देखते हैं आंसर की देखते तो आपको लगता है यार मैंने ये तो कैसे गलत कर दिया। मैं आपको अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थ समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अदिश वे राशियाँ जिनमें दिशा की जरूरत पड़े ही ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अदिश राशि। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, दूरी है कि नहीं, मैं आपसे कह दूं हमें बहुत दूर जाना, अभी मुझे बहुत दूरी तय करनी है, तो इसमें दिशा की कोई ज़रूरत है? नहीं। अगर हाँ मैं आपको किसी जगह विशेष का नाम बता के बोलूं कि हमें फरिया जाना है, तो हमें मालूम है फरिया यहाँ से पूरब दिशा में है, तो दिशा की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई। लेकिन वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी ज़रूरत? दिशा की जरूरत ना पड़े, केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़े, उसे बोलते हैं भौतिक राशियाँ, अदिश भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल के तौर पे दूरी, समय के लिए दिशा का क्या मात्रक? कोई मतलब नहीं, है ना। ताप गर्मी से कोई मतलब नहीं, दाब कोई मतलब नहीं। मतलब वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे बोलते हैं अदिश राशियां। जबकि दूसरे की बात करें तो सदिश का मतलब वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े उसे बोलते हैं सदिश राशियां। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे विस्थापन, वेग और त्वरण, इनकी परिभाषा मैं नीचे आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। बात करेंगे दूरी क्या है ना। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा, है ना, एक जगह एक तो जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के
अंतराल को हम क्या बोलते हैं? दूरी। किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं दूरी। कोई वस्तु है, उसके जितना मार्ग, भैया सड़क समझ लो, एक ये दो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक, है ना, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, आप स्कूल से घर जाते हैं, तो घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी को कैसे मापा जाता है? सड़क, जो मार्ग है उसको हम माप लेते हैं कि ये मार्ग कितना लंबा है, तो जितना लंबा मार्ग दूरी उतनी। समझ गए? मतलब कोई पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के लंबाई को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दूरी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम आसान है, फटाफट समझिए। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। विस्थापन, विस्थापित हो जाना, है ना। मैं विस्थापन समझाने से पहले आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप परिभाषा में उलझ सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल में कतई नहीं उलझना है ना। दूरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई कोई वस्तु है, एक जगह से दूसरी जगह गई, तो जितनी मार्ग जितना लंबा, जितना नहीं कहते बहुत लंबा सफर तय करके आया, तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सड़क से होके अगर आया होगा, बाइक से आया, जो भी आया वो सड़क से होके आया होगा, तो जितनी लंबी सड़क रही होगी, जितनी दूरी तक सड़क रही, जितना लंबा मार्ग रहा होगा, वही उसकी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। अगर हम बात करें विस्थापन की, देखिए विस्थापन, वी मतलब दोबारा स्थापित हो जाना। कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है उसे ही तो हम बोलते हैं विस्थापन, है ना। क्या कहते हैं विस्थापन? समझ जाए कि विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विस्थापन। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि एक वस्तु दूसरे वस्तु, यहां से यहां तक की दूरी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे विस्थापन। देखिए ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहाँ एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। विस्थापन कैसा हो सकता है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है ना, ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है कि विस्थापन कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी, तो आप निसंदेह ही सभी पर मार्क कर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है और आप जरूर करके आएंगे, है ना। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बात करने वाले हैं बाबू, तीसरा पॉइंट क्या है? चाल, है ना। दूरी बटा समय, ये बहुत बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। 9th क्या 7th स्टैंडर्ड से हमें पढ़ाया जा रहा है कि चाल किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। वो वाला चाल नहीं, वो नहीं कहते चाल चलन खराब है, वो वाली चाल नहीं, ये दूसरी वाली चाल है। स्पीड की बात यहाँ की जा रही है। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में चली गई दूरी को, है ना। किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, उसे बोलते हैं चाल। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड या एक सेकंड में, प्रति सेकंड या एक सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। यहाँ चाल का फार्मूला जरूर याद रखना बेटा, बार बार पूछा जाता है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि चाल किसे कहते हैं, तो समझे, है ना। दूरी एक प्रति सेकंड, इसे प्रति समझ लीजिए, है ना। दूरी प्रति, है ना। समय को मात्रा क्या होता है? सेकंड। अब समझिए कि कोई वस्तु है ना, तो क्या कर रहे हैं? चाल। तो कोई वस्तु है एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या बोल देते हैं? चाल बोलते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। अब यही देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है बाबू। कुछ लोग क्या करते हैं, चाल और वेग में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। नहीं होना है।
क्या कंफ्यूजन है? चाल बराबर दूरी बटा समय। कोई वस्तु एक सेकंड में या प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। जबकि यही क्या करना है कि कोई वस्तु प्रति सेकंड में या किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में विस्थापित होने की दर या विस्थापन की दर क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। पॉइंट समझो। यहाँ देखो, है ना, क्या होता था, हम क्या पढ़ रहे थे जब हमने दूरी पढ़ा था? तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई क्या कहलाती थी? दूरी कहलाती थी। जबकि अगर विस्थापन की बात करें तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाती थी? विस्थापन कहलाती थी। चाल, तो एक सेकंड में ये जितनी दूरी तय कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। जबकि दूसरी एक यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होने में जितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ विस्थापित होने में जितना समय, यहाँ से यहाँ विस्थापित होने में जितना समय, फिर यहाँ से यहाँ विस्थापित होने में जितना समय, तो ये जो विस्थापन की दर है ना बेटा, यही कहलाती है क्या? वेग कहलाती है। तो किसी वस्तु के द्वारा विस्थापित होने की दर या विस्थापन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन की दर कहलाती है हमारा क्या कहलाता है बाबू? वेग कहलाता है। अब बात करेंगे, यहाँ तक ना किसी को कोई समस्या नहीं ना है? समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें ताकि हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। आप कमेंट नहीं करेंगे, आपकी समस्या हमें पता नहीं चलेगी। और हम कैसे, जब आपको नहीं समझ में आए, है ना, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए ही आए, ठीक है, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग रहिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि, है ना, जल्द से जल्द हमारा ग्रोथ हो, आपका ग्रोथ हो, है ना, मिल के लड़ेंगे भाई एकदम तैयारी। देखिए, मैं कभी भी अपने वीडियो को प्रीमियम नहीं करने वाला, लाइफ टाइम, है ना, जब तक मैं रहना है तब तक कभी भी प्रीमियम नहीं होगा। हमेशा आपको फ्री दिया जाएगा, फ्री, कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। कभी भी मेरा कोई भी वीडियो प्रीमियम पे नहीं जाने वाला। कितनी भी कोशिश कोई कर ले, मैं नहीं करने वाला। मैं आपको जब कभी भी एजुकेशन दूंगा, क्योंकि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता, कोई खरीद नहीं सकता। शिक्षा अनमोल होती है दोस्त, है ना। फिलहाल मैं आपको फ्री दूंगा कभी भी। आप ऑफलाइन वाली कोचिंग की बात करेंगे तो उसका मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूं, ऑफलाइन कोचिंग कहाँ चलने वाली है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं बाबू, क्या है आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? हमने दूरी समझ लिया, हमने विस्थापन समझ लिया, हमने चाल समझ लिया, हमने वेग समझ लिया, है ना। अब क्या करना है? त्वरण, है ना। अब यही वेग जो बार बार बदल रहा है, वेग बदल रहा है ना, ये वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग एक बार मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इतने पे हो गया, फिर यहाँ, है ना, यहाँ क्या हो रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ये मैं आपको परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे याद रखें, ठीक है। ना केवल बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में बार बार, जितना अगर आप 12th, फिलहाल आप तो 12th पास ही हैं, है ना, लेकिन ये वीडियो ना केवल बीएड वाले ही देख सकते हैं बल्कि और कोई भी देख सकता है। ये सबके लिए काम में आने वाला जनरल साइंस का, जहां किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आएगी वहां पे आप इसे उठा के देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको सारा का सारा जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ना, ये बीएड के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करने वाले बेटा, क्या है त्वरण? क्या है? तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। चले आगे बात करते हैं। बल क्या है? नहीं कहते मेरे पास बहुत ज़्यादा बल है। क्या बल है? बल होता क्या है ना। तो देखिए आसान भाषा में बल वह होता है, बल वह होता है जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर दे या फिर किसी स्थिर वस्तु को क्या कर दे? गतिमान। सपोज दैट ये चाक देख रहे हैं, ये चाक अभी किस अवस्था में है? विरामावस्था में। स्थिर है कि नहीं है भाई? अब इस पे मैंने थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा सा बल लगाया तो क्या हो गई? है ना, खिसकने लगी ना। तो बल वह होता है जो किसी गतिमान वस्तु को क्या कर दे? स्थिर कर दे या फिर किसी स्थिर वस्तु को क्या कर दे? गतिमान। देखिए ये वस्तु गतिमान है, इस पे मैंने बल लगा दिया, रुक गई कि नहीं रुक गई? तो बल क्या होता है? जो किसी स्थिर वस्तु को क्या कर दे? गतिमान कर दे, और साथ ही साथ किसी गतिमान वस्तु को क्या कर दे? स्थिर कर दे। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेटा बोलते हैं बल। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए आपको, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। चलिए
यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं जड़त्व की। बल समझ में आ गया। बल क्या होता है? बल वह होता है जो किसी गतिमान वस्तु को क्या कर सके, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सके या फिर स्थिर वस्तु को गतिमान कर सके, या फिर यूं कहें कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। मतलब है ना, अगर वो स्थिर है तो उस पर अगर आप बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी। अगर वो गतिमान है, बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाने वाली है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बात करते हैं जड़त्व की। क्या होता है जड़त्व, है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है ना। देखिए जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह होता है भाई, एकदम आसान, जैसे मैं जैसा भी हूँ, आप जैसे भी है, परिवर्तन ना किया करें, है ना। हालांकि देखिए कुछ जगहों पे चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। हमेशा चेंजेस का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते तो गायब हो जाओगे, समझ रहे हैं। जैसे नोकिया का फ़ोन क्या था, उसने अपने अंदर कोई चेंजेस किए, कोई परिवर्तन किए नहीं किया, गायब हो गया, है ना। मार्केट में देखते हैं ना, एकदम चाइना का फ़ोन एकदम फैल चुका है पूरे आधे से ज़्यादा जो मार्केट है, या इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन फैला हुआ है, चाइना कब्जा करके बैठा भाई, क्योंकि उसने अपने अंदर परिवर्तन किया। लगातार जो परिवर्तन करता है प्राकृतिक में वही जीव बना रहता है, या वही वस्तु बनी रहती है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये धक्का दे रहा हूँ भाई, ये खड़ी, ये स्थिर थी, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको धक्का दे तो ये क्या कर रहा है, ये भी तो बल लगा रहा है भाई, है ना। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जड़त्व अपने अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहता, वो उसी का विरोध करता है। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके बेसिक जानकारियां हैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चलते हैं, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि न्यूटन ने 3 नियम बनाए थे, जो मैं आपको तीनों नियम उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो एकदम स्किप ना करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, और जानकारी जहां नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कहता है गति का पहला नियम, है ना। गति का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु है, प्रथम नियम क्या कहता है कि लगातार, है ना। समझिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में या फिर एक समान गति अवस्था में है तो वह विरामावस्था की गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना हो। यानी कि कोई वस्तु, है ना, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में तब तक बनी रहेगी अगर वो विरामावस्था में है ना। अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर काम ना करे। समझ रहे हैं? पहला नियम क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु चाहे वो विरामावस्था में हो या फिर चाहे वो गतिमान अवस्था में हो, वो तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। समझ गए कि नहीं? पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु चाहे वो गतिमान अवस्था में हो या फिर वो विरामावस्था में हो, वो तब तक उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो या फिर लगाया ना जाए। ठीक है, ये था आपका पहला नियम, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि कैसे, जैसे आप देखते हैं कभी एथलीट वगैरह को देखते हैं, जब वो दौड़ने जाते हैं ना, जब वो दौड़ने जाते हैं तो वो थोड़ा सा पीछे आते हैं। वो पीछे आने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि ना वो देखिए उन्हें आगे जाना है तो वो पहले पीछे बल लगाते हैं तो क्या करता है, वो आगे जाता है ना। पहला नियम क्या कहता है? एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछेगा कि प्रथम नियम का एग्जाम्पल क्या है। एथलीट ऊंचा कूदने से पहले क्या करता है, कुछ दूरी दौड़ता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल की बात कर ले कि अगर आप ट्रेन से या हम आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम क्या करता है, नीचे गिरता है। उसके पहले सभी आम क्या थे, एक जगह ऐसे लटके हुए थे ना भाई, हमने हिलाया, है
है ना, हमने क्या कर दिया, हिला दिया तो सभी पेड़, क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया भाई। बाह्य बल हमने लगाया भी, तो हमने बाह्य बल लगाया तो क्या हो गया, सारे के सारे आम क्या हो गए, गिर गए, है ना। जितने भी थे भाई गड़बड़ स्थिति में बेचारे जो थे, कमजोर वाले थे, वो गिर गए, क्योंकि सताए सबसे ज़्यादा गरीबी जाते हैं भाई साहब। समझना है कि नहीं समझना है। अगर आपको लोन लेना हो तो आपके सारे कागजात जमा हो जाते हैं, जबकि आप देख ही रहे हैं हमारे देश का क्या हाल है ना। समझ जाइए भैया, आगे समझिए क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे तो किसी एथलीट के द्वारा जब वो कूदने जाता है तो वो थोड़ा सा पीछे क्या करता है, या फिर वो थोड़ा सा दौड़ता है ताकि वो बाह्य बल उस पर लग सके। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो आम के पेड़ से, है ना, जब आम के पेड़ से क्या गिराना हो, आम गिराना हो तो क्या करते हैं, हम उसे हिलाते हैं। जब हम उसे हिला देते हैं तो सारा का उसमें बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं ना बाबू। हमने पढ़ा ना कि न्यूटन का है ना, क्या कहता है न्यूटन का पहला नियम, क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में है, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अगला चलते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है ना, क्या कहता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जो द्रव्यमान है और जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, कोई वस्तु है जितनी वजन है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण क्या होता था, वेग परिवर्तन की दर को, है ना। पहला नियम हमने क्या पढ़ा, पहला नियम समझिए, तीनों नियम एकदम रिलेटेड है। पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु है अगर वो स्थिर है, वो गतिमान तब तक नहीं होगी जब तक उस पर क्या नहीं लगाते, बल हम नहीं लगाते। जबकि दूसरा नियम यहीं से शुरू है, इस वस्तु का क्या, द्रव्यमान और जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समझ जाइए, है ना। क्या कहता है दूसरा नियम कि पहला नियम समझ जाइए, पहला नियम अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका दूसरा नियम एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्या होता है, कार्यरत ना हो, आरोपित ना हो। जबकि दूसरा यहीं से शुरू होता है, तो कोई वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। एग्जाम्पल इसका हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, समझ लेना बेटा कि कोई वस्तु है जिसका कुछ भी द्रव्यमान हो सकता है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें, है ना, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, कांच के बर्तन को पैक करने से पहले क्या किया जाता है, उसे भूसे में या पेपर में क्या करते हैं, लपेटते हैं, क्योंकि उसका जितना वजन होगा, है ना, दोनों वस्तु टकराएंगे, शीशा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। आगे दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बाबू, है ना। क्या करते हैं कि जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है, एकदम आसान एग्जाम्पल, जब क्रिकेट तो खेला ही होगा, जब कभी आप ये कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ते वक्त आप अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, जिसकी वजह से कैच आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो पूछा जाएगा कि क्रिकेटर के द्वारा कैच का पकड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, तो आप कहेंगे दूसरे नियम से। चलिए तीसरा नियम पढ़ लेते हैं फटाफट, है ना। तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है ना भाई। क्रिया प्रतिक्रिया वाला बात है, समझ लीजिए क्या है क्रिया प्रतिक्रिया। कोई भी वस्तु है अगर आप उस पर क्रिया करते हैं तो वो आपको क्या करती है, प्रतिक्रिया। आप पानी में हाथ मारते हैं तो पानी भी आपको क्या करता है, ऊपर थोड़ा सा क्या करता है, धक्का देता है ना। गांव में वैसे ही कर लो, किसी को आप एक तमाचा किसी को मारिए, वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। आज अगर आप महात्मा गांधी बनने की कोशिश करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, है ना। समझ लीजिए कितने वो अहिंसावादी थे कि उन्हें कोई एक गाल पे मारता तो दूसरा गाल व्यक्ति बढ़ा देता था। लेकिन अगर आप इस पे बढ़ा देंगे, इस पे मारा एक तमाचा, अगर आप ये भी बढ़ाएंगे तो यो मार के लाल कर देगा, फिर करेंगे, है ना। लतखोर टाइप के हो गए हैं आजकल के लोग, है ना। स्वार्थी, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, स्वार्थ, है ना। आत्मसम्मान उम्मान रह ही नहीं गया भाई, केवल मतलब स्वार्थ, केवल और केवल स्वार्थ रह गया भाई, है ना। आजकल जिंदगियां काटी जा रही, जी कौन रहा है,
ठीक है, चलिए क्या कहता है तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे फर्श पे चलते हैं या घोड़ा गाड़ी, एग्जाम्पल समझो, है ना। घोड़ा गाड़ी के क्या करते हैं, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है ना तो वो जितना उसको आगे खींचता है वो पीछे भागने की कोशिश करता है। ये क्रिया कर रहा है, वो क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है। वो क्या कर रही है, क्रिया, ये प्रतिक्रिया, है ना। तो यही होता है कि कोई भी वस्तु है उसके विपरीत दिशा में हमेशा क्या होती रहती है, प्रतिक्रिया करती रहती है। आपने क्या किया, पानी पे हाथ ऐसे मारा लेकिन उसने आपको कैसे फेंका, ऐसे, जबकि उसे भी ऐसे फेंकना चाहिए था, नहीं। तो यही है गति का तीसरा नियम। कोई वस्तु जो होती है उसके क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ लें, घोड़े गाड़ी का खींचना, बंदूक से गोली निकलना, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बंदूक से गोली निकलती है, तो देखते हैं ना बंदूक पीछे भाग के आती है, तो पूछेगा कि जब कोई गोली चलाता है तो बंदूक जो पीछे आती है वो न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है, तो आप कहेंगे तीसरे नियम से। क्यों संबंधित है, क्योंकि वो गोली चलाना एक क्रिया है और बंदूक, जब गोली आगे की जा रही, आगे की तरफ जा रही कि नहीं, ये गोली निकली आगे की तरफ गई लेकिन बंदूक किधर आ रही है, पीछे, तो उसके विपरीत दिशा में वो क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे समझते हैं बेटा, घर्षण क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल आपके यहाँ सिलेबस के लिए बल्कि आपकी जिंदगी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। घर्षण वह बल है, वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण, देखिए आम जिंदगी में भी घर्षण अगर नहीं है ना भाई तो बड़ा, जैसे आप सड़क पे चलते हैं ना, वो किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। वो छोड़िए, हम लिखते हैं, अभी ये चाक उठाया, ये लिखा है ना, राम मोहन, जो कुछ भी लिखा हमने, ये क्यों लिख सका है, क्योंकि एक सतह के बीच दूसरी सतह के बीच कौन सा बल, एक सतह ये, एक सतह ये, दोनों की सतह के बीच कौन सा बल काम कर रहा है, घर्षण। अगर घर्षण नहीं है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, लिखने का काम, चलने का काम, दौड़ने का काम, समझ रहे हैं ना। आप साइकिल चलाते हैं तो किसकी वजह से साइकिल चलती है, घर्षण। जो टायरों में ग्रिप दी जाती है, जो काटा जाता है, आपने सोचा है कभी, जो टायरों में कटिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, उसका मेन रीजन यही होता है ताकि घर्षण उत्पन्न हो सके। घर्षण नहीं उत्पन्न होगा तो आप ब्रेक का यूज ही नहीं कर सकते, है ना। घर्षण वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आप सोचते हैं ना, कभी आपने सोचा है कि 40 की स्पीड से भगा दूं आज बाइक में, 90 भगा दूं, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्यों स्लो होने लगती है, क्योंकि उसके बीच कौन सा बल काम करता है, घर्षण बल काम करता है। वो क्या करता है, उसका विरोध करता है, भाई नहीं तुम इतना तेज तो नहीं है जा सकते, है ना। बैनर लगा होता है कि ये मैक्सिमम जो आपकी स्पीड है वो 40 की, तो है ना, लेकिन भाई हमारे पास तो गाड़ी है, 40 तो साइकिल वालों के लिए, हम 80 जाएंगे, है कि नहीं। फिर वहीं से एम्बुलेंस में बैठेंगे, सीधे रेफर हो जाएंगे पीजीआई, है ना। आगे समझते हैं घर्षण क्या है ना। तो घर्षण वह विरोधी बल है भाई, है ना, जो दो सतहों के बीच गति का क्या करे, विरोध करे, वो क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं घर्षण के नियम के बारे में, लाभ हानि कम करने की विधियां। घर्षण का नियम क्या कहता है ना। घर्षण का नियम चलिए फटाफट देख लीजिए। घर्षण बल वस्तु की गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे लगातार आप इधर से जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, नहीं तुम इतना तेज नहीं जा सकते। अरे भाई अगर कोई बाइक वगैरह कुछ भी कोई चीज़ जा रही, इधर की जा रही, अगर आपको उसे रोकना तो आप उसके विपरीत दिशा में ना खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाने वाली है ना। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि घर्षण, है ना, घर्षण समझ में आ गया कि नहीं आ गया। घर्षण क्या होता है, घर्षण वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। घर्षण के नियम क्या है, तो पहला नियम घर्षण का यही है बेटा कि घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं कि घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए क्या है। अगर सतह जितनी खुरदरी होगी घर्षण बल उतना ज्यादा होने वाला है। मतलब जो सतह है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। दो ऐसी वस्तुएं
है ना, दो ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल चिकनी है, जिनमें जरा सा भी खुरदुरापन नहीं है, जो एकदम सॉफ्ट है, वहां घर्षण बल एकदम कम काम करेगा। आप देखते हैं ना साइकिल वगैरह में आप मोबिल देते हैं, ग्रीस देते हैं, तेल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि घर्षण कम हो सके, आसानी से, है ना, उसे हम घुमा सके, आसानी से हम पैडल मार सके, है ना, आसानी से हमारी बाइक चले, हमारा क्लच आसानी से काम करे, ब्रेक काम करे आसानी से। क्यों? क्योंकि दो सतहें जब ज्यादा खुरदरी होंगी तो घर्षण ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? और वो सतहें अगर क्या होंगी, अगर वो सतहें ज़्यादा खुरदुरी होंगी तो घर्षण बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको घर्षण बढ़ाना है तो आपको ग्रिप देना पड़ेगा, खुरदुरापन देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खुरदुरापन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, घर्षण काम करने वाला है। आगे बात करेंगे, देखिए घर्षण से लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकती है। तो देखिए अगर घर्षण नहीं है, लाभ समझिए, घर्षण अगर नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि घर्षण दो सतहों को क्या करता है, समझिए एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है बाबू। अगर नहीं, आपका जो जूता होता है ना, नीचे देखते हैं ना वो कटिंग रहती है, उसका क्या फायदा? अगर वो कटिंग नहीं होगा, वो ग्रिप बनाता है ना, वो पकड़ता है। सड़क अगर चिकन, अब नहीं कभी आप चलते तो रास्ते में से गिर जाते, फर्श वगैरह पे चलते हैं तो क्यों? क्योंकि आपका जो आपका स्लीपर होता है, जो आपका चप्पल होती है ना, अगर उसमें जो कट होता है, जिसको गोटी बोलते हैं, अगर वो कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है तो फर्श तो वैसे ही चिकना, ऑलरेडी चिकना है, तो वो दोनों चिकने हो जाते हैं तो घर्षण काम नहीं करता और आप फिसल के क्या होते हैं, गिर जाते हैं, है ना। तो घर्षण से आप चलने में आपको सहायता मिलती है, आपको लिखने में सहायता मिलती है, समझ रहे हैं? किसी भी वस्तु जैसे लिखने में, कलाकारी में हो गया, है ना, कुछ और बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। जैसे मैं आपके बुक के हिसाब से बता देता हूं लाभ क्या है। घर्षण के कारण हम पृथ्वी की सतह पर चल सकते हैं, वेरी गुड, ये तो मैंने आपको बता दिया। घर्षण से ब्रेक लग सकता है, बिल्कुल। बर्फ पर घर्षण के कारण उत्तरी ध्रुव पर बिना पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं। अब समझो, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में बार बार दिखाते हैं ना कि वो 4 ठो कुत्ते बांध लेते हैं, वो दौड़ते हैं, तो और उसमें बिना पहिया की जरूरत है नहीं, वो केवल, है ना, वो फिसलने वाला सतह, भाई बर्फ पहले से फिसलता है, उस पर एक तो इसे लगा देते हैं, वो कुत्ते खींचते, वो भागते चलते जाते हैं, उन्हें पहिया की जरूरत नहीं। या फिर वो लकड़ी जैसा, वो ना सुई जैसा नुकीला होता है, उसको ऐसे बर्फ में मारते हैं, इसे करते हैं, तो वो फिसल के बहुत दूर तक जाते हैं। क्यों? घर्षण की वजह से, क्योंकि वहाँ घर्षण बल एकदम ही नहीं है। तो जब घर्षण नहीं है तो वो फिसलेंगे, समझ रहे हैं ना। ये घर्षण के लाभ है। हानियां क्या होती है घर्षण, देखिए अब नुकसान समझ लो क्या है घर्षण के नुकसान। तो घर्षण का पहला नुकसान क्या है कि जो घर्षण, अगर देखें आप चल रहे हैं सड़क पे लगातार चल तो आपका चप्पल खराब, है ना, वस्तुएं घिस जाती है। अब किसी मशीनरी की बात करें, अगर मशीन में घर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो जो उसके कल या पुर्जे होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? टूट जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको पैसे की हानि हो सकती है ना। तो कम करने की विधियां मैंने आपको बता दिया ना, पहले भी मैंने बता दिया कि घर्षण कम कैसे आप कर सकते हैं। तो भाई ग्रीस लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, चिकनी चीजें, जितना चिकनापन करेंगे, जितना चिकना होगा, कोई दोनों सतहें जितनी ज़्यादा चिकनी होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका घर्षण कम होने वाला है। एकदम आसान ट्रिक समझिए कि घर्षण को आप कम कैसे कर सकते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल दोनों सतहों को आपको क्या कर देना है, चिकना कर देना है। अगर ये सतहें चिकनी हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आपके कोई भी कल पुर्जे खराब नहीं होने वाले। आगे बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, आगे हम समझने वाले हैं ध्वनि तरंगों के बारे में, क्या होता है साउंड वेव्स के बारे में, है ना। तो समझते हैं क्या है ध्वनि तरंगे। देखिए क्या होता है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है ना। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। आपके कान तक या आपकी आवाज मेरे कान तक कैसे आती है, तरंगों के रूप में आती है ना। उन्हें ही हम बोलते हैं क्या, साउंड वेव बोलते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं ध्वनि तरंगे, है ना। कितनी प्रकार की होती हैं ध्वनि तरंगे, ये पूछा जाता है। यहाँ पे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, है ना। ध्वनि तरंग किसे कहते हैं, तो ध्वनि जो हमारे कानों तक आती है वो तरंगों के रूप में आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग बोलते हैं। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो ध्वनि तरंगे 3 तरीके की होती है। एक होता है श्रव्य तरंगे, है ना। श्रव्य तरंगे का मतलब वे तरंगे जिसे हम सुन सके। तो कैसे पहचानेंगे, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि श्रव्य तरंगे कितने हर्ट्ज तक होती है। तो याद रखेंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज, मतलब जितनी हमारे सुनने की क्षमता, मतलब
मनुष्य का कान जितनी आवाज को सहन कर सके उसे हम बोलेंगे श्रव्य। सुनने योग्य तरंगे उसे हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। कितना होता है? 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझो। वे तरंगे जिन्हें हम सुन सकें वो कितने हर्ट्ज की होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज की तरंगों को हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। जबकि अपश्रव्य है ना, जिसे एकदम न के बराबर बहुत कम सुन सकें, या वे तरंगे जो 20 हर्ट्ज से भी कम 18 है ना 17 16 हर्ट्ज की तरंगे होंगी, उन्हें हम बोलेंगे अपश्रव्य तरंगे, जिसे हम सुन ही नहीं सकते। तीसरे की बात करें तो पराश्रव्य तरंगे है ना, वे तरंगे जो कितनी हो 20,000 हर्ट्ज से, यहाँ रखेंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं, 20 से नीचे नहीं सुन सकते। 20,000 से ज़्यादा सुनेंगे तो पगला जाएंगे, डिब्बा उब्बा बीनने लगेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब वे तरंगे जिन्हें हमारा कान बर्दाश्त नहीं कर सके उसे बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, जो 20,000 से ज़्यादा होती है। आप देखते हैं ना मूवी में क्या करते हैं कि किसी को जब प्रताड़ित करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फौजी को पकड़ लेते तो आवाज़ नहीं करते हैं, पिंग करते हैं ना, तो जिससे वो इरिटेट होता है बेचारा, है ना। और वो जो कुछ बताने वाला होता है, फिलहाल सैल्यूट हमारी इंडियन आर्मी को, जो कोई माइक हलाल उसे हिला भी नहीं सकता, ठीक है। इतनी ताकत भरी है भाई, जितने हमारे सोल्जरों के पास चाइना वाले ये आदियाँ खुले वाले इसलिए अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, है ना। इन्होंने कहा लद्दाख में आके कहा कि यहाँ पे कोई हमसे युद्ध लड़ नहीं सकता। गए ना हमारे देश के आर्मी पहुंची, वहाँ पे कबड्डी खेल के आई है, उनको समझ में आ गया होगा बेटा को, इतनी मार दिया जाएगा उनको बुद्धि खुल जाएगी, है ना। फिलहाल समझिए, अरे भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, समझ रहे हैं। इन्होंने की पूरी आँख तो खुली नहीं है, इसके बाद भी ये बनते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या बनते हैं ससुरी, है ना। आँख बोल के चले जाएंगे। चलिए क्या बात करते हैं भाई, श्रव्य तरंगे वे तरंगे जिसे हम सुन सके, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं, उन्हें बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और वे तरंगे जो क्या होती हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इनका जो हर्ट्ज होता है, जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। और हम सुनते कितने से हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज की, जबकि अपश्रव्य में 20 से नीचे होती है, यानी कि इसे हम नहीं सुन सकते। पूछेगा कि क्या हम अपश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं, या अपश्रव्य तरंग का है ना कितने हर्ट्ज की होती है, तो आप कहेंगे 20 देगा, 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से ज़्यादा या 20 हर्ट्ज से कम, तो आप कहेंगे 20 हर्ट्ज से कम। जबकि पराश्रव्य तरंग की बात करें तो पराश्रव्य तरंग वह तरंग होती है जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। उपयोग की बात कर लें तो एक चीज़ याद रखना बेटा, चमगादड़ देखे ना, वो इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करके क्या करती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ना। चमगादड़ इस तरंगों को उत्पन्न भी कर सकती है। एक पॉइंट है बेटा, वो समझ लेना, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में बाकी का सिलेबस हम पढ़ेंगे। सोनार क्या होता है ना, वो वाला सोनार नहीं भाई, वो वाला सोनार बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, है ना। यहाँ कई लोग तो भाई गहनक चक्कर में पड़ गए, नहीं वो वाले सोनार की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सोनार एक विधि, हम तरंग पढ़ रहे हैं ना। सोनार एक विधि है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता हम कैसे लगाते हैं, तो सोनार के द्वारा लगाते हैं। ये सोनार नहीं, मार्केट वाले नहीं, गहने वाले नहीं, है ना। लालच में ना पड़े, लालच बुरी बला होती है। तो समझिए बात को। पूछता है सोनार किसे कहते हैं, सोनार कैसी विधि है ना। तो आपको ऑप्शन में कई ऑप्शन दे सकता है, तो याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु समुद्र में डूब जाती है, उसे ढूंढने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हैं, है ना। समुद्र में डूबी हुई वस्तु को हम है ना, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोनार का। और सोनार से निकलती हैं कौन सी तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, जिससे जैसे समुद्र की गहराई वगैरह को भी ना हम पराश्रव्य तरंगों से माप सकते हैं। समझ रहे हैं। ये था आपका बेसिक पॉइंट। ये आधा फिजिक्स खत्म हो चुका है, आधा फिजिक्स हम आपको अगले पार्ट में खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।